तो पूरे देश की जो निगाहें शुभांशु शुक्ला के मिशन एक्सियोम 4 पर लगी हुई थी, लेकिन तकनीक की वजह से मिशन को एक बार फिर से टाल दिया गया है। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने के कारण यह बड़ा फैसला लिया गया। इसरो के मुताबिक अगर हम देखें तो लॉन्च पैड पर किए गए 7 सेकंड के हॉट टेस्ट के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने लगी थी और इस वजह से मिशन को टाल दिया गया। पहले इस तकनीकी खामी को ठीक किया जाएगा और फिर तमाम टेस्ट के बाद मिशन लॉन्च की अगली तारीख और समय निर्धारित होगा। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं फ्लोरिडा से हमारी संवाददाता अक्षिता। जब फाइनल टेस्ट होता है लॉन्च के पहले, जो बूस्टर्स को टेस्ट करते हैं, उस समय पता चला कि लिक्विड ऑक्सीजन का लीक हो रहा था। तो इसकी वजह से स्पेसएक्स ने ये कंफर्म कर दिया कि अभी मिशन वापस डिले हो रहा है। एक्सियम जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो ये पूरा स्पेस मिशन को ओवरसी कर रहे हैं, वो भी कंफर्म कर दिया कि अभी के लिए लॉन्च नहीं होने वाला है। आज 5-5:30 बजे जैसे प्लान था, यहाँ पे कल सुबह 8 बजे था। तो अभी कब नेक्स्ट डेट है वो अब तक कुछ कम्युनिकेशन नहीं मिला है। जो पहले डिलेज था उस समय स्पेसएक्स ने हमेशा एक डेट भी दिया था कि शायद अगले 24 आवर्स में या 2 दिन में लॉन्च हो सकता है, लेकिन इस बार क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है अब तक कुछ कंफर्म्ड डेट नहीं मिला है कि कब तक पोस्टपोन है, 24 आवर्स या 48 आवर्स। और इसलिए क्योंकि अभी जो लिक्विड ऑक्सीजन का लीक है वो पहले फिक्स करना पड़ेगा और दूसरे फैक्टर जो है वेदर का, मौसम का, वो अभी भी एक फैक्टर होगा जो उनके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे काफ़ी बारिश होता है शाम में, तो उसकी वजह से वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि शायद मौसम की वजह से 1 हफ्ते से भी डिले हो सकता है। लेकिन जैसे मैं बता रहे थे, हम सब काफ़ी डिसअपॉइंटेड है कि एक और डिले हुआ है। लेकिन इन मिशन में, जब मैन्ड मिशन है, जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस भेज रहे हैं, तो जो मोटो है स्पेसएक्स का, नासा का, वो ये है बेटर सेफ देन सॉरी। जितने भी प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं उतना ले लेंगे। और इसलिए जब ऐसे एक लीक डिटेक्ट होता है, फिर शायद ये पोस्टपोनमेंट सिर्फ 24 आवर्स का नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है। ये पहले भी डिटेक्ट किया था ऐसे एक लीक 2 दिन पहले, लेकिन उस समय जब वो टेस्ट किया था और फिर फिक्स किया, इसकी वजह से जब वो कम्युनिकेशन आया था कि जून 10 को नहीं होगा, 24 आवर्स से डिले होगा, उस समय बता दिया कि ये डिले सिर्फ वेदर की वजह है, सिर्फ मौसम की वजह से है। लेकिन अभी क्योंकि टेक्निकल है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा चीज़ जो एक मैल फंक्शन था, वो एक सिस्टम है जो बोलते हैं थ्रस्ट वेक्टर सिस्टम, उसमें भी एक मैल फंक्शन हुआ था, वो लेकिन फिक्स हुआ था। तो अभी एक ही इश्यू है जो लिक्विड ऑक्सीजन का लीक है। जब भी वो फिक्स होता है फिर मौसम का देखना पड़ेगा कि क्या अच्छा मौसम होगा, किस दिन पे होगा, वो सब मिला के, सब फैक्टर्स को जोड़ के फिर पता चलेगा कि कब लॉन्च हो सकता है। और अब हम आपको बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन क्या है। दरअसल स्पेस एजेंसी नासा और अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस मिलकर इस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। इसरो भी इसका हिस्सा है। इस मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला आईएसएस का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे। इसरो के फ्यूचर प्रोजेक्ट गगनयान के लिए मिशन एक्सियोम 4 बेहद महत्वपूर्ण है। एक्सियोम 4 मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ कई अहम प्रयोगों को अंजाम देंगे जो भविष्य के स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट को मजबूत आधार देंगे। जाहिर है पूरे देश की निगाहें एक्सियोम 4 मिशन पर लगी हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से शुभांशु की स्पेस रवानगी का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। लेकिन देखिए, तैयारी तो पूरी थी, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। सवाल ये है कि एन वक्त पर लॉन्च क्यों नहीं हो सका। दरअसल लॉन्चिंग प्रक्रिया को कोई टेस्ट मानकों से होकर गुजरना पड़ता है और इसी क्रम में फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल की तैयारियों का जांचा गया है उसको, और इस दौरान लॉन्च पैड पर 7 सेकंड्स का हॉट टेस्ट किया गया, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन के रिसाव की खबर निकलकर सामने आई। और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए इन मानकों पर मिशन का खतरा उतना ज़रूरी है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाना कोई आसान बात नहीं है। बेशक काम शुभ है, लेकिन कई चुनौतियां भी सामने होती हैं। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचना है, साथ ही साथ वहां रहने के दौरान अलग अलग प्रयोगों और एक्टिविटीज को पूरा करना। शुभांशु को अपने शरीर को माइक्रोग्रेविटी के वातावरण में ढालना होगा, जो कई तरह के हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है। और शुभांशु को मिशन के दौरान तय समय में कई तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों को भी पूरा करना है। इन प्रयोगों में अगर हम देखें तो मसल्स के नुकसान और माइक्रोग्रेविटी में शरीर को ढालना और अंतरिक्ष में
ऑर्गेनिक खेती जैसे विषयों पर स्टडीज इनमें शामिल है। और इनमें अगर हम देखें तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके फूड और न्यूट्रिशन संबंधी सभी ज़रूरतें सही तरीके से पूरी हो सकें ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। तो भारत सिर्फ स्पेस साइंस ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भी, टेक्निक के क्षेत्र में भी कामयाबी की नई नई कहानियां गढ़ रहा है। अब देखिए भारत के स्वदेशी ड्रोन्स का दम। तो बात करेंगे दुश्मनों के काल की। ड्रोन क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत पहले से मजबूत हो रहा है। दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए हिंदुस्तान देशी हथियार तैयार कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंद की ताकत लगातार बढ़ रही है। इसकी बानगी एनएसजी के 23वें इंटरनेशनल सेमिनार में भी देखने को मिली। 23वां इंटरनेशनल सेमिनार दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया और इस दौरान एनएसजी की तरफ से ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें देखिए मेक इन इंडिया के साथ साथ ड्रोन के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत की तस्वीर भी नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, कितने हाईटेक ड्रोन्स अब हमारे बीच। बदलते वक्त के साथ तकनीक बदली है, युद्ध के तरीके बदले हैं और उनके साथ बदल गए हैं हथियार। आज के दौर में ड्रोन की घातक ताकत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में भारत भी मेक इन इंडिया की ताकत से उन्नत ड्रोन तकनीक से पूरी तरह तैयार है। इसका एक नजारा एनएसजी की ओर से इंटरनेशनल सेमिनार में देखने को मिला, जहां भारत की ड्रोन ताकत देखने को मिली। देश भर में जिस तरीके का ड्रोन का खतरा है, उसी तरीके की तैयारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। मैं इस वक्त मानेकशॉ सेंटर में मौजूद हूं और यहां पर आपको अलग अलग तरीके के ड्रोन्स यहां पर दिखा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत ये ड्रोन्स बनाए गए हैं, भारत में ये तैयार किए गए हैं। इसको जो सामने एक बड़ी साइज का आप ड्रोन देख रहे हैं, इसे अग्न्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके साथ ही ये दूसरा जो ड्रोन है, ये स्ट्राइक ड्रोन है। स्ट्राइक ड्रोन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल अलग अलग स्थानों पर आईईडी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। मेक इन इंडिया के तहत बने ये ड्रोन दुश्मन को सबक सिखाने को पूरी तरह तैयार हैं। ये 3 इक्विपमेंट आप जो देख रहे हैं, ये मैंने विकसित किया है, जिसमें एक इनोवेशन पहला अग्नि अस्त्र है। ये आज भारतीय सेना में शामिल भी हुआ है। इसमें हम 10 किलोमीटर दूर से मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ और अलग अलग से हम विस्फोट कर सकते हैं और ये ड्रोन के मदद से भी कोई भी टारगेट के ऊपर हम लगा सकते हैं। आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर में और भी लड़ाई जो बाहर देश अभी वर्ल्ड में हो रहा है, जो चाहे वो हमास हो और यूक्रेन रशिया में है जो चल रहा है, ड्रोन्स के इम्पोर्टेंस अभी बहुत ज़्यादा है। सो हम इंडिजिनसली भी बहुत सारे ड्रोन्स डेवलप किया, बट मैंने जो किया है वो ड्रोन का पेलोड है। ये जो ड्रोन है टारगेट्स के ऊपर अग्नि अस्त्र को डिलीवर करेगा और 10 किलोमीटर दूर से कोई भी टारगेट्स को हम अलग अलग से और इंडिपेंडेंटली विस्फोट कर सकते हैं। अब देखिए शत्रु ध्वंस ड्रोन की ताकत, जो अपने नाम की तरह ही शत्रुओं के लिए काल है। इस तरीके का जो एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाया गया है। आर्मी खुद इसको जो है, इसका जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसके द्वारा इसको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो इस तरीके की तैयारी की जा रही है। भारत में जिस तरीके का ड्रोन का खतरा सीमा के उस पार से हमने देखा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस दौरान पाकिस्तान ने बुरी चाल चलते हुए वहां से बड़े स्तर पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन भारत के पास एंटी ड्रोन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम
जिस तरीके का मौजूद था, पूरी तरीके से पाकिस्तान की हर एक चाल को ध्वस्त किया। अब भारत मेक इन इंडिया के तहत इस तरीके के ड्रोन्स बना रहा है जिसमें आर्म्स और पेलोड ले जा करके दुश्मन के इलाके में बड़े स्तर पर उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर भारत की तरफ से किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, इसका नाम वज्र शॉट रखा गया है। यानी कि जिस तरीके से ड्रोन अगर उड़ता है बॉर्डरिंग एरिया में या फिर कहीं भी, तो उसको इसके जरिए सबसे पहले उसका जो RF होता है, इसके साथ साथ जो इसमें GNSS जैमिंग सिस्टम होता है उसको पूरी तरीके से जैम कर दिया जाता है। इसके साथ ही इसकी रेंज जो है वो 2 किलोमीटर दूर तक इससे इसकी मारक क्षमता है और इससे पूरा निशाना लगा सकते हैं। इन ड्रोनों के जरिए सीमा पर निगरानी के साथ आतंकी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलती है। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट देख रहे हैं। NSG की तरफ से इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया और सबसे खास बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान सीमा पर उस वक्त चल रहा था, उस दौरान पाकिस्तान बौखलाया और उसने बड़े स्तर पर कार्रवाई भारत के खिलाफ करने की शुरुआत की और ड्रोन के जरिए सबसे पहले उसने ऐसे खाली ड्रोन्स फिर आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल किया। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को नाकामयाब किया और यहां पर वो तमाम तैयारियां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन विनोद के साथ जितेंद्र सिंह। सैन्य सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीक अहम भूमिका निभा रही है। अब बात राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बन रही अदृश्य दीवार की करते हैं। सरहद पर घुसपैठियों से निपटने का स्मार्ट फेसिंग का काम तेजी से चल रहा है। रेतीली सरहद पर सुरक्षा की अदृश्य दीवार के जरिए पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने की योजना है। जीरो लाइन से 150 मीटर दूर ये स्मार्ट फेसिंग राजस्थान के 1070 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा के लिए BSF की तैनाती है। उन्हें स्मार्ट फेसिंग की मदद से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। गर्मी में झुलसा देने वाला राजस्थान का थार मरुस्थल, मगर 43 से 44 डिग्री के तापमान में भी यहाँ तैनात है सीमा सुरक्षा बल के जवान, जिनकी वजह से पाकिस्तान का हर नापाक मंसूबा नाकाम होता है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के 1070 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अब घुसपैठ की कोशिश दुश्मन को और भारी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी तारबंदी की जगह अब स्मार्ट फेसिंग ने लेनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान से सटे श्री गंगानगर की सीमा को अब स्मार्ट फेसिंग से सील करने का काम शुरू हो गया है। कटीली तारबंदी के साथ स्मार्ट फेसिंग लगाई जा रही है। श्री गंगानगर जिले की सीमाएं पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगभग 210 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इन इलाकों में ज्यादातर खेत है, जहां से पाकिस्तान की तरफ से हमेशा घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। यही वजह है कि करीब 1070 किलोमीटर लंबी स्मार्ट फेसिंग को लगाने का काम श्री गंगानगर बॉर्डर से शुरू किया गया है। अनूपगढ़ इलाके में कैलाश और शेरपुर सीमा चौकी के बीच 11 किलोमीटर लंबी स्मार्ट फेसिंग लगाने का प्रोजेक्ट करीब पूरा हो गया है। जो नई डिजाइन की फेंसिंग जो बन रही है वो स्मार्ट फेंसिंग हमारी बन रही है, अभी गंगानगर में चालू हो गई है। देखिए, ये सब चीज़ें जाहिर करती है कि भारत सरकार कितनी कॉन्शियस है इन चीज़ों के ऊपर। नई डिजाइन की फेंसिंग लंबे टाइम के बाद में इसमें बन रही है, पूरे राजस्थान के लिए सैंक्शन हो चुकी है। इस तरीके से लेटरल और एक्सियल रोड जो है बॉर्डर के पैरेलल और उसके जो एक्सियल और लेटरल दोनों किस्म के जो रोड्स हैं वो बन रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी है जो कि आने वाले समय में हमारे सीमा प्रबंधन पे गहरा असर डालेगी। जीरो लाइन से करीब 150 मीटर दूरी पर रेत की बजाय पत्थर के फाउंडेशन पर प्लास्टिक कोटेड तारों की दीवार खड़ी की गई है, जिनके गलने या जंग लगने की संभावना नहीं है। एंटी कट डिजाइन होने की वजह से ये फेसिंग आसानी से नहीं काटी जा सकती, यानी घुसपैठ करना मुश्किल है। बेहद आधुनिक सुरक्षा दीवार के ऊपर दोनों तरफ कोबरा वायर का जाल बिछाया जा रहा है, जिसकी वजह से उस पर चढ़ना और लांघना आसान नहीं होगा। इसके अलावा स्मार्ट फेसिंग पर सेंसर लगाए जा रहे हैं, जो घुसपैठ होने की स्थिति में नजदीक आने पर अलर्ट दे देंगे। यहाँ तक कि स्मार्ट फेसिंग की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।
स्मार्ट फेंसिंग अपने आप में एक नया उसका इम्पैक्ट होगा और कई चीज़ें उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें सेंसर्स हैं और तमाम चीज़ें उसमें इंटीग्रेट होंगी। श्री गंगानगर में इस इलाके में तारबंदी पहले जीरो लाइन से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे थी। स्मार्ट फेंसिंग जीरो लाइन से 150 मीटर पर की जा रही है। श्री गंगानगर के अलावा बीकानेर का 168 किलोमीटर, जैसलमेर का 464, बाड़मेर का 228 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान से सटा है। साल 1999 में इन इलाकों में कटीली तारबंदी की गई। फिर भी घुसपैठ की संभावना तो रहती है, लेकिन स्मार्ट फेंसिंग की वजह से पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। नई फेंसिंग की वजह से राजस्थान में करीब 1070 किलोमीटर के बॉर्डर की सुरक्षा की कमान संभाल रहे बीएसएफ की भी निगरानी क्षमता बढ़ेगी। बेहतर रिस्पांस टाइम की वजह से वो घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान भी करेगी और आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी में एक ही परिवार के 6 लोग लिफ्ट में फंस गए। बताया गया कि ये सभी लोग जब 6ठे फ्लोर पर थे तभी लिफ्ट अचानक बंद हो गई। इस घटना के बाद ये सभी लोग लगभग 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे और साथ ही साथ इस दौरान लिफ्ट में फंसे लोगों ने लिफ्ट खोलने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर फोन मिलाया और फिर मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके ये काम किया और पुलिस वालों ने लोहे की रॉड जैसे औजारों से लिफ्ट को का जो दरवाज़ा होता है उसको खोला और किसी तरीके से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। बाहर निकलने पर परिवार राहत की सांस लेता हुआ नजर आया। तस्वीरें देखिए, 6 लोग अचानक लिफ्ट में फंस जाते हैं और फिर उनका किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा लोगों को जैम में फंसते हुए। जैम में फंसने के कई किस्से भी आपको मुंह जुबानी याद होंगे, लेकिन हरिद्वार में अजब मामला सामने देखने को मिला। वहां एक हाथी जाम में फंस गया। जी हां, आपने ठीक सुना, हरिद्वार में गाड़ियों से भरी खचाखच सड़क पर एक हाथी फंस गया। गाड़ियों से घिरा ये हाथी इधर उधर से बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे आसानी से रास्ता नहीं मिलता। अब हाथी के जाम में फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोड पर हाथी के आने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और हाथी को जंगल की ओर भेजा गया। बात करेंगे गर्मी से राहत की। पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाकों में पारा 47 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में आज और कल के लिए लू के चलते रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस बीच बढ़ती गर्मी से बेजुबानों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के चिड़ियाघरों में पानी, कूलर की खास व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि दिल्ली को लेकर एक अच्छी खबर भी निकल आ रही है। 12 जून की रात मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मानसून को लेकर भी गुड न्यूज़ आ सकती है। सुस्त पड़ चुका मानसून दक्षिण भारत में एक बार फिर से दस्तक दे सकता है और दिल्ली में 25 जून से लेकर 30 जून के बीच ये दस्तक दे सकता है। वहाँ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 दिन ऑलमोस्ट टेम्परेचर्स ऐसे ही रहने चाहिए 43-45 के पास। उसके बाद क्या है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस रहेगा और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 रात को हो सकता है एनसीआर दिल्ली में भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो जाए और ज्वाइनिंग एरिया में रेनफॉल एक्टिविटी होगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा, जिसके कारण जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है वो अवेट हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। यूपी हो या पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक में आसमान से आग बरस रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। लिहाजा हीटवेव को लेकर राजस्थान में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में कहीं ना कहीं 47 से ज़्यादा होने का अनुमान है और साथ में जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा होने का अनुमान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने राजस्थान के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और नॉर्थ एमपी के लिए हमारा 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मतलब साफ है कि अभी 2 दिन गर्मी अपना विकराल रूप दिखाएगी। हालांकि गुड न्यूज ये है कि बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं एक्टिव हो रही हैं, जिससे सुस्त पड़े मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने का अनुमान है।
और दिल्ली में ये तय समय पर दस्तक दे सकता है। ये जो इलाका है यहाँ पर आपको बादलों की आवाजाही दिखाई दे रही होगी, मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से मॉनसून दोबारा एक्टिव हो सकता है। जो निचले राज्य हैं यानी दक्षिणी राज्य हैं, यहाँ पर चाहे केरल हो, कोंकण गोवा हो, यहाँ से मॉनसून एक बार फिर अगले 2-3 दिनों में सक्रिय होने की संभावना है और सक्रिय होकर वो फिर उत्तरी राज्यों में आगे बढ़ेगा। यानी दिल्ली में आमतौर पर यह माना जाता है कि 25 से लेकर 30 जून के बीच में मॉनसून आता है। सामान्य तौर पर उसी समय अगर स्थितियां अनुकूल रहीं, जैसी अनुकूल स्थितियां बन रही हैं, अगर वो ऐसी स्थितियां रहीं तो निश्चित तौर पर 25 तारीख के आसपास मॉनसून आ सकता है दिल्ली में। हालांकि अभी कोई भी तारीख निश्चित मौसम विभाग ने नहीं की है। उत्तर भारत में भले ही मानसून के आने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में मानसून अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। अगर आप 12 तारीख की बात करें तो फिर स्लोली जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। स्पेसिफिकली अगर आप तमिलनाडु की बात करें, जहाँ केरला, कोस्टल कर्नाटका, इवन गोवा के लिए, जहाँ साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए हमारा फिर एक्सट्रीमली हैवी का वार्निंग है। ऑलमोस्ट उसके बाद आप सोचिए कि पूरा हफ्ता ही जहाँ एक्टिविटी रहेगा। विद इन डेज और फ्यू डेज सबसे पहले तो हमारा जो पोर्शन रहेगा जो बिहार साइड, जहाँ उसके बाद जैसे ऊपर हम जिसको शेयर जोन कहते हैं, जैसे ये ऊपर शिफ्ट करता जाएगा, फिर जैसे कुछ महाराष्ट्र के हिस्से बचे हैं उसके लिए हम स्टेटमेंट देंगे। मानसून के आने से जाहिर है कि गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर सावधानी जरूर बरतें। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे में इंसान तो राहत पाने के लिए कई तरह के जतन कर लेता है, लेकिन बेजुबान ऐसा नहीं कर सकते। उनका ख्याल भी इंसानों की तरह ही रखना पड़ता है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के चिड़ियाघर में ये जिम्मेदारी निभाई भी जा रही है, जहां बेजुबानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जो चटाइयाँ होती हैं बैम्बू की और जो खस की चटाइयाँ होती हैं वो लगाई जाती है ताकि उनके बाड़ों में डायरेक्टली सनलाइट ना पहुंचे और स्प्रिंकलर से उनको पानी लगातार दिया जाता है ताकि वो ठंडे रहें। देखिए, खान पान में बदलाव की अगर बात करें तो विंटर्स में जिन एनिमल्स को हम नट्स और बाकी चीज़ें देते हैं उसकी जगह हम अधिक से अधिक फ्रूट्स और जूसी वेजिटेबल्स दे रहे हैं, जैसे आपका खीरा, ककड़ी और इस तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, ताकि पानी की कमी को और आपका जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है वो बना रहे। भीषण गर्मी इन बेजुबानों को कहीं बीमार न कर दे, इसलिए चिड़ियाघर प्रशासन इसका पूरा ख्याल रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदानी इलाकों में गर्मी है तो ज्यादातर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों में न केवल होटल्स बुक चल रहे हैं बल्कि सड़कों पर भी घंटों का जाम है। इस बीच ट्रैफिक के बीच फंसे एक युवक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल कांगड़ा शहर की धर्मशाला रोड पर लंबा जाम लगा हुआ था, तो ट्रैफिक के बीच एक युवक ने अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्किल्स दिखाई और भीषण गर्मी और लंबे ट्रैफिक जाम के बीच इस युवक ने बड़ी समझदारी के साथ लोगों को राहत पहुंचाई। जाम के कारण स्कूली बच्चे, पर्यटक और यात्री पूरी तरीके से फंसे हुए थे। जाम की वजह से एम्बुलेंस भी वहां पर फंस चुकी थी। हैरानी की बात देखिए ये है कि घंटों तक कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं था। ऐसे में जमानाबाद क्रॉसिंग पर एक युवक ने खुद मोर्चा संभाल लिया और ट्रैफिक कंट्रोल करना उसने शुरू किया। युवक ने न सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित करी बल्कि ट्रैफक जाम से छुटकारा भी दिलाया। जाम हटने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। इस युवक की इंसानियत और सूझबूझ की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और खूब इसकी तस्वीर वायरल हो रही है और तारीफ भी हो रही है। पहाड़ों पर मौसम बदला है तो इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घाटी में खेल उत्सव का आयोजन भी किया गया। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्रास में भारतीय सेना की ओर से समर कार्निवल का आयोजन किया गया। घाटी में फिर लौट रही पर्यटन की बहार। द्रास में शुरू हुआ समर कार्निवल।
लद्दाख की खूबसूरत वादियों के बीच अब यहाँ द्रास में खेलों के उत्सव का आगाज हो चुका है, जहाँ अलग अलग खेलों के खिलाड़ी अपना कौशल और हुनर दिखा रहे हैं। दरअसल घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय सेना इस समर कार्निवल का आयोजन कर रही है, जिसमें कई तरह के खेलों को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर पर्यटकों को रागिब कराने के लिए सेना की तरफ से अलग अलग गुडविल जेस्चर चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत द्रास करगिल में समर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन विभाग के साथ साथ सेना भी शामिल हुई। खास बात यह है कि इस समर कार्निवल में पूरे जोश और उत्साह के साथ खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं और पोलो गेम में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन भी किया। बड़ी बात यह है कि इस समर कार्निवल में पोलो की 9 और आर्चरी की 9 टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब द्रास में महिला पोलो की टीमें भी अपना जौहर दिखाने को तैयार हैं। समर कार्निवल 2025 का आज इनॉग्रेशन हमारे द्रास ब्रिगेड कमांडर के शुभ हाथों के से आज जो है इनॉग्रेशन हुआ है। तो इस टूर्नामेंट में अब तक 9 टीमें जो है पोलो की खेल रही है और 9 टीमें आर्चरी की, और इसमें कम से कम 50 से ज़्यादा प्लेयर जो है वो 10 पैकिंग में जो है हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम हम इस समर कार्निवल में, यानी करगिल की हिस्ट्री में पहली बार वुमेन पोलो टीम भी पहली बार इस बार खेलने इस समर कार्निवल में आएगी, जो 12 तारीख के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है बहुत बड़ा इकदाम है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुए इस समर कार्निवल को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। लोगों को इस बात की खुशी और राहत भी है कि इस आयोजन के जरिए घाटी में एक बार फिर से पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। खुशकिस्मती से ये लद्दाख का सपोर्ट ही नहीं बल्कि ये हमारा कल्चर का, हमारा सकाफत का एक हिस्सा है, क्योंकि पोलो जो है हमारा कल्चर का एक हिस्सा है। तो जिसको हमारे प्लेयरों ने जो है अपनी इंटरेस्ट की वजह से बचा के रखा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी 1-2 टूर्नामेंट ज़रूर करवाती है। माननीय एलजी साहब का तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है, जिन्होंने एलजी कप करवा के इस पोलो को और एनर्जी दिया है। और अभी यहाँ पे विजय दिवस कप भी हो रहा है। चूँकि पहलगाम हमले के जरिए आतंकवादियों ने घाटी से पर्यटन को प्रभावित करने की नापाक कोशिश की थी, लेकिन आतंकवादियों के ये मंसूबे पूरी तरह से फेल हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक बार फिर से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आतंकवादियों की नापाक कोशिशों के बावजूद अब घाटी फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत जिला कुल्लू एक बार फिर से कला और सिनेमा प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। मनाली में 13 से 15 जून तक हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन होगा और इस 3 दिवसीय उत्सव में सिनेमा, कला, संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पर युवा प्रतिभागियों को अपनी कला और निखारने का मौका मिलेगा। प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज कुल्लू की वादियां एक बार फिर कला और सिनेमा का केंद्र बनने जा रही हैं। मौका है हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल का, जिसका आयोजन 13 से 15 जून तक किया जाएगा। इस आयोजन में देश विदेश से कलाकार और फिल्म मेकर जुट रहे हैं और इस दौरान होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कुल्लू की खूबसूरत वादियों में सजी ये कला की महफिल न केवल सिनेमा प्रेमियों के लिए एक तोहफा है, बल्कि स्थानीय कलाकारों के लिए भी एक बड़ा मंच है। 3 दिन चलने वाले इस महोत्सव में शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म्स और विजुअल आर्ट की प्रदर्शनियां लगाई जाएगी। इस उत्सव में भारत और दुनिया भर की 50 से अधिक चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जो ना तो सिनेमा हॉल में दिखाई जाती हैं और ना ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पर। हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल 13, 14, 15 जून को देवलोक मनाली में होने जा रहा है। ये हमारा 2nd सीज़न है। इसमें टोटल 340 फिल्मों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 50 फिल्में हमने शॉर्टलिस्ट की हैं, जो कि पूरी देश और दुनिया से सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। जिनमें से एक मूवी है सेकंड चांस, जो कि हमारे हिमाचल की ही बेटी की है, और एक मूवी है जो कांस के बाद 2024 कांस में दिखाई गई थी और उसके बाद हम अपने यहाँ पे इंडिया में पहली बार स्क्रीनिंग उसकी कर रहे हैं, बनी हुड। तो ऐसी अनेकों फिल्में हैं जो पहली बार यहाँ पे प्रदर्शित होंगी।
और मुझे आशा है कि सभी को पसंद आएंगी। इसमें हमने कुछ वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज की हैं, जिसमें पॉटरी है, वॉल मेकिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, फिल्म मेकिंग है। तो इसके लिए हमने 2 विलेज आउटरीच प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने निकाले थे। इस साल फेस्टिवल केवल दर्शकों के लिए ही नहीं बल्कि युवा प्रतिभाओं के लिए भी एक शानदार मंच बनकर सामने आएगा। कुल्लू के स्कूलों के 600 से अधिक बच्चे हिस्सा लेंगे। बच्चों को अभिनय, डांस, बॉडी मूवमेंट, फैशन और थिएटर की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों को मोबाइल और कैमरे से फिल्म निर्माण से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की टीम विशेष रूप से फेस्टिवल में शामिल होगी। कुल्लू का ये आयोजन जहां एक ओर सिनेमा और कला प्रेमियों के लिए एक उत्सव है, वहीं हिमाचल की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता को भी बड़ा मंच मिलेगा। ये फेस्टिवल स्थानीय समुदाय और पर्यटकों के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम करेगा। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मुकाबले की, जिस पर क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी हैं। आज दोपहर 3 बजे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जाहिर है जो भी टीम इस महामुकाबले को जीतेगी टेस्ट की दुनिया का सरताज बनेगी। हम आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया महामुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन की हैसियत से उतर रही है। वहीं साउथ अफ्रीका पहली बार WTC फाइनल खेलेगी। पहले 2 फाइनल में भारत रनर अप रहा था। 2021 में न्यूजीलैंड और 2023 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी।